हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपको बताएंगे इतिहास का सब्जेक्टिव का आंसर जो कि क्लास 12th के लिए है, और ये 2023 का क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव का आंसर हम लेकर के आए हैं, राइट। और इसी तरह से सभी ईयर का अपलोड किया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12th आंसर, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो उसको आप जा करके जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का काम कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिए, रिपीट करता है, जो कि आपके लिए तो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है ही, और यहाँ पर आपको हम आंसर बता दे रहे हैं। तो अगर आप ये जो सेशन लेकर के आए हैं सब्जेक्टिव का आंसर, अगर उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। तो ये रहा इसका आंसर। लिखा हुआ मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दू का गुजराती भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 नंबर का था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ खानकाह से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। इसमें लिखा हुआ चश्मे सिलसिला का खानकाह आश्रम सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निजामुद्दीन औलिला की खानकाह दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। यहाँ कई छोटे बड़े कमरे और एक बड़ा हॉल यानी कि जमात खाना था, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। यहाँ एक लंगर भी चलती थी, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है गोपुरम क्या है। तो ये आंसर ये रहा इसका। इसमें लिखा हुआ है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार से है। इसका आधार भाग प्रायः वर्गाकार होता है। इसके ऊपर का भाग सीधा पिरामिडनुमा बना रहता है, जिसमें अनेक बालाकार होता है, मंजिले होता है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हुमायूं की रचना किसने की। तो हुमायूं की रचना अकबर ने की है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, लिखा हो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं का नाम लिखे। तो सिद्धू कानू, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए लिखा हुआ है आइन दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे। तो ये रहा इसका आंसर, अकबर। इसके बाद 7 नंबर है, इडो सारासेनिक स्थापत्य शैली का भाषा भारत में 2 उदाहरण दें। तो ये रहा इसका आंसर, जो कि चेपाक पैलेस यानी कि चेन्नई कोलकाता का बेलूरम है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है धम्म नीति क्या है। तो सभी धर्मों का सार। अनेक विद्वानों के अनुसार अशोक का धम्म तत्कालीन सभी धर्मों का सार था। उसका धम्म मानव के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने वाला एक मार्ग था। उसने सर्वहितकारी तथा लोक कल्याणकारी धर्म का प्रसार किया। और इसके बाद प्रमुख धार्मिक सिद्धांत भी है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। प्रमुख धार्मिक सिद्धांत ये रहा इसमें लिखा, उसने संयम, वाक शुद्धि, दृढ़ भक्ति, शौच, साधना, ये सब इसमें लिखा हुआ। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, बा सारा तथा बे सारा से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों का आंसर इसमें लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आंसर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये रहा, कुछ और पॉइंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ तथा किसने लागू किया। तो ये रहा इसका आंसर। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1973 में ब्रिटिश शासक लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा हुआ 1857 की क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं का नाम लिखें, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कभी 3 नंबर में आता है, कभी 5 नंबर में आता है, लेकिन आता ही है, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर इसमें लिखा 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की संज्ञा दी गई है। 1857 के प्रमुख नेताओं का जो नाम है वो ये रहा, मंगल पांडे,
तात्या टोपे, कुंवर सिंह और बहादुर शाह जफर। तो ये सब नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 12, इसमें लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो ये रहा इसका आंसर। इसमें लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली प्राथमिकता थी कि वे देशी रियासतों को भारत में मिला सकें। गृह मंत्री बनने के बाद इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया था। हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी थी। भारत के एकीकरण करने के इस महान योगदान को उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दें। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। इसको आप देख लीजिएगा। राइट, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आराम से दिख सके। ठीक है, तो ये रहा, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है दांडी मार्च के बारे में लिखें। दांडी मार्च से भी क्वेश्चन कई बार आता है दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए आप इस दांडी मार्च पर जितना हो सके जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिएगा। नहीं तो हमारा जितना भी सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड किया उसको आप देख लीजिए, उसमें आपको दांडी मार्च का डिटेल से आंसर किसी न किसी में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 14 का आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए दांडी मार्च का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो लेकर के आए हैं वो बड़ा आंसर, यानी कि 5 मार्क्स में भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, और दोस्तों मेहनत के लिए, इतना आपके लिए मेहनत करें तो आप एक काम कर ही सकते हैं, लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा ये वीडियो, तो इसी तरह से हमें बताया कीजिए। राइट, ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 5 नंबर का है, जो कि आपको 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो संथाल विद्रोह के कारण तथा स्वरूप की चर्चा करें। तो संथाल विद्रोह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। राइट, तो यहाँ पर आंसर दिखा रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है संथाल विद्रोह का, तो 4 पॉइंट में है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया संथाल विद्रोह का आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें लिखा भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। पहला है लिखित तथा विस्तृत संविधान। राइट, और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा कुछ और भी पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। राइट, इसके बाद इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप देख लीजिए। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये रहा अगला आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला आपका ये रहा 6, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बाद है संतवा संसार। ये हो गया इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है कि कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे, कैसे? तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये रहा है इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। चलिए, तो ये रहा आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये भी कुछ और भी आंसर है, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। राइट, अगर बड़ा क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप फोकस कीजिए ज़्यादा सब्जेक्टिव पर, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव में आता है। इसीलिए आप सब्जेक्टिव अच्छे से मजबूत कीजिए, और जितना आपको बता रहे हैं सब्जेक्टिव का आंसर की, उसको आप अच्छे से बस देखते चलिए और याद करते चलिएगा। ठीक है।